क्या आपने कभी सोचा कि अगर आपने पीओएल पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड कंपनी में 2010 में सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो ये कंपनी ने आपको आज तक हर साल कितना डिविडेंड मिलता, कितना बोनस मिलता, टोटल डिविडेंड आपको कितना मिलता, टोटल कैपिटल गेन कितना होता आपका, टोटल एनुअलाइज रिटर्न कितना बनता, टैक्स कितना पे करना पड़ता और डॉलर में आपका कितना रिटर्न बनता। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। शुरू करते हैं। जी, तो पोल की हम केस स्टडी करेंगे जिसमें हम 2010 में इसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे जनवरी के महीने में, और जनवरी के महीने में जो भी प्राइस होगी वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और जितने शेयर आएंगे वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हम ये केस स्टडी करेंगे कि हर साल ये कंपनी हमें कितना डिविडेंड देती है, कितना बोनस देती है, और फिर हम बात करेंगे फाइनल रिटर्न की। तो शुरू करते हैं। 2010 में हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं। 241 इसकी प्राइस होती है 2010 में, जनवरी 2010 में, और शेयर हमें मिलते हैं 414। तो 2010 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 8 रुपये का और 17.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जो कि हम डिविडेंड की मद में 7200 रुपया और 3300 रुपया ले लेते हैं। इसी तरह 2011 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 10 रुपये का और 25 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू तकरीबन 10,000 रुपया और 4,000 रुपया बनता है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2012 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 17.5 रुपये का और 35 रुपये का, ठीक है जी, पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू तकरीबन 7200 रुपया और 14,000 रुपया बनता है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2013 में ये कंपनी हमें दोबारा दो डिविडेंड देती है, 20 रुपये का और 25 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू तकरीबन 8200 और 10,000 बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी सिमिलरली 2014 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 20 रुपये का और 32.5 रुपये का, जो कि हम 8200 और 13,000 रुपया डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2015 में भी ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 15 रुपये का और 25 रुपये का, जिसकी वैल्यू तकरीबन 10,000 रुपया और 6200 रुपया बनता है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2016 में ये कंपनी हमें दोबारा दो डिविडेंड देती है, 15 रुपये का और 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू तकरीबन 6200 और 8200 बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2017 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 15 रुपये का और 25 रुपये का, जिसकी वैल्यू तकरीबन 10,000 रुपया और 6200 रुपया बनता है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2018 में ये कंपनी हमें पहला डिविडेंड देती है 17.5 रुपये का, जिसकी वैल्यू तकरीबन 7200 रुपया बनती है। फिर ये कंपनी एक बोनस अनाउंस करती है, जिसके बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 496, ठीक है जी। और 2018 में ये हमें दूसरा डिविडेंड मिलता है 25 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू तकरीबन 10,000 रुपया बनती है। आगे चलते हैं 2019 में। तो 2019 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 30 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू 9,900 और तकरीबन 14,000 रुपया बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2020 में ये कंपनी हमें दोबारा दो डिविडेंड देती है, 20 रुपये और 30 रुपये, जिसकी वैल्यू तकरीबन 9,900 और 14,000 रुपया बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2021 में ये कंपनी हमें दोबारा 20 रुपये और 30 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू तकरीबन 9,900 और 14,000 बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2022 में दोबारा ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 20 रुपये का और 50 रुपये का, जिसकी वैल्यू तकरीबन 9,900 और 24,000 बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2023 में भी ये कंपनी दोबारा हमें दो डिविडेंड देती है, 20 रुपये का और 60 रुपये का, जिसकी वैल्यू तकरीबन 10,000 रुपया और 29,000 रुपया बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2024 में भी ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 25 रुपये का और 70 रुपये का, जिसकी वैल्यू तकरीबन 12,000 और 34,000 बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2025 में भी ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 25 रुपये का और 50 रुपये का, जिसकी वैल्यू तकरीबन 12,000 रुपया और 24,000 बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। तो आपने देखा कि 2010 से लेके 2026 तक ये कंपनी तकरीबन हर साल हमें दो डिविडेंड देती है, यानी 2 क्वार्टर में ये कंपनी डिविडेंड देती है और कंटिन्यू बेसिस पे दे रही है, कोई साल इसने मिस नहीं किया, ठीक है, और एक साल इसने हमें बोनस दिया। अभी हम बात करेंगे रिटर्न समरी की, कि 2010 से लेके 5 मार्च 2026 तक अगर हम इसे सेल कर देते हैं आज के दिन,
तो हमें क्या रिटर्न मिलेंगे। तो 496 हमारे पास शेयर आ गए हैं। तो 5 मार्च को उसकी प्राइस थी तकरीबन 656 और हमें इसकी वैल्यू बन रही है और 3,26,000 रुपया बन रही है। हमारी कॉस्ट कितनी आई है 1 लाख रुपया, जो कि हमने 2010 में सिर्फ इन्वेस्ट किया था। तो इसका प्रॉफिट कितना बनता है अनरियलाइज्ड, अगर हम इसे आज सेल कर देते हैं तो 2,26,000 रुपया बनता है, जो कि 2 to 7% बनता है इसका टोटल। ठीक है जी। और डिविडेंड की मद में हमने आज तक ले लिया इससे तकरीबन 3,85,000 रुपया डिविडेंड की मद में ही हमने रिसीव कर लिया है, जो कि बनता है 386%। तो टोटल गेन हमारे पास आ गया 6,12,000 रुपये का डिविडेंड प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो इसका एनुअलाइज रिटर्न कितना बनता है 21.80%। ठीक है, ये अहम चीज़ है। इसी की बेस पे आप सेम सेक्टर में दूसरी कंपनियों के साथ, दूसरे सेक्टर की कंपनियों के साथ या दूसरी एसेट क्लास के साथ इस शेयर को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात होगी ग्रॉस की, ग्रॉस प्रॉफिट की। अभी हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड की मद में हमने ले लिया 3,85,000, 15% इस पर टैक्स कटा, जिसके बाद हमारे पास अमाउंट बची 3,27,000 रुपया, जो कि हमने नेट डिविडेंड ले लिया। तो कैपिटल गेन अगर हम इसे आज सेल कर देते हैं तो 2,26,000 का हमें ग्रॉस में प्रॉफिट होगा, जिस पे हमें 15% टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स के बाद हमारी अमाउंट बनेगी 1,82,000 रुपया। तो टोटल ग्रास में हमारे पास आ गया 6,12,000 रुपया। 91,000 का हमने टोटल टैक्स दिया और 5,20,000 रुपया हमें नेट में प्रॉफिट आया। यहाँ मैंने सीडीसी की फीस, एनसीसीपीएल की फीस, ब्रोकर का कमीशन और कोई भी टैक्स हो तो वो ऐड नहीं किया, वो भी थोड़ी बहुत अमाउंट बनती है। और दूसरे नंबर पे ये जो 15% टैक्स मैंने अज्यूम किया हुआ है, ये डिपेंड करता है एफबीआर की पॉलिसी पे। हर साल अगर एफबीआर की पॉलिसी चेंज होती है, टैक्स का रेट चेंज होता है, तो इसका आपका जो टैक्स है वो डिफरेंट होगा। और दूसरे नंबर पे कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में हो सकता है ज़ीरो हो जाए, डिपेंड करता है कि आपने शेयर को कब बाय किया है और उस साल एफबीआर की क्या पॉलिसी थी। ठीक है जी, ये सारा कुछ डिपेंड करता है। कैपिटल गेन खासतौर पर लॉन्ग टर्म में डिपेंड करेगा कि आपने जिस साल शेयर को बाय किया है उस साल एफबीआर की क्या पॉलिसी थी। इन्फ्लेशन को मैंने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। अभी हम बात करेंगे डॉलर में रिटर्न की। तो शेयर हमारे पास आ गए 496, यहाँ भी आ गए 496, प्राइस है इसकी जी 656। तो डॉलर में इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 1168, पाकिस्तानी रुपीज़ में बनती है 3,26,000 रुपया। डॉलर में इसकी कास्ट आई है 1182, पाकिस्तानी रुपीज़ में आई है तकरीबन 1 लाख रुपया। ये जो कास्ट आई है ये 2010 की है। तो 2000 जनवरी 2010 में जो भी डॉलर का रेट होता उसको मैंने यहाँ पे ले लिया है और 1 लाख रुपए के इक्वलेंट इसको रख लिया है और उसको बनते हैं तकरीबन $1182। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्योंकि हमने, अब हमारी वैल्यू बन रही है 1168 और हमारी कॉस्ट है ये 1182, तो ये नेगेटिव में है, -13.51 का हमें कैपिटल लॉस हो रहा है, जो कि -1.10% बनता है। तो डिविडेंड की मद में हमने आज तक लिया है 2588, क्योंकि हम हर साल जो भी डिविडेंड ले रहे थे उसके इक्वलेंट जो भी डॉलर की वैल्यू थी उसको हमने जमा कर लिया सबको, और हमारे पास टोटल 2588 डॉलर बनते हैं डिविडेंड की मद में, जो कि 218% बनते हैं। टोटल गेन हमारे पास आ गया डिविडेंड प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो ये बनता है तकरीबन $2574 का हमें गेन हुआ है, 217%। और एनुअलाइज रिटर्न हमारा डॉलर टर्म में बनता है 14.80%। ठीक है जी। तो ये थी पोल की केस स्टडी, जिसमें हमने ये जाना कि अगर हम 2010 से इस कंपनी में सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो हमें हर साल ये कंपनी कितना डिविडेंड देती, कितना बोनस देती, हमारा टोटल कितना गेन होता आज की डेट तक, एनुअलाइज रिटर्न कितना होता, टैक्स कितना करता और डॉलर में हमारा कितना रिटर्न बनता। केस स्टडी करने का पर्पज़ यही होता है कि अगर आप इसको सिमिलरली फ्यूचर में ले जाएं और सेम टाइप के ही रिजल्ट अज्यूम करें तो आपको इससे मिलता जुलता ही रिटर्न इस कंपनी से मिलेगा। शर्त यह है कि कंपनी के फंडामेंटल चेंज ना हो और पे आउट सेम टाइप का ही रहे और प्राइस में जो फ्लक्चुएशन है वो भी सेम टाइप की ही रहे, तो हमारा रिटर्न इससे मिलता जुलता ही मिलेगा। ठीक है जी।
तो ये थी केस स्टडी पीओएल की। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।